बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज बड़ी बड़ी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी खबर कि आज के दिन में PAGD को कश्मीर के अंदर 2 सीटें हासिल हुई हैं। और ये 2 सीटें अगर हम बात करेंगे पुलवामा DDC चेयरपर्सन और उसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन, और इसी तरह से गांदरबल में भी आज इंतखाबात थे DDC काउंसिल के हवाले से, और वहाँ पर भी PAGD की उम्मीदवार जो है उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि इससे पहले काफ़ी जो है PAGD की जानिब से जो PAGD की अमलगम है या उनकी जो पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस या बाकी, तो उनकी जानिब से ये बार बार इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जो नॉन PAGD है या हम कहेंगे कि जो वक्त की सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और उससे ख़रीदो फरोख्त या उसके साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए PAGD को दूर रखने के लिए एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है। लेकिन आज के दिन में यही साबित हुआ कि दोनों जगह से PAGD को कामयाबी हासिल हुई है। पहले बारी इंद्राबी जो कि पुलवामा से PAGD की टिकट पर PDP के लिए वो वहाँ से चुन के आए हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्तार बंद, खलील बंद का जो फर्जंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है, वो वाइस चेयरमैन के लिए वहाँ मुंतखब हुए हैं। 14 वोट टोटल थे। वहीदुर रहमान पर्रा इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाया क्योंकि वो पाबंद सलासल है। उसके अलावा जो 13 वोट थे, उन 13 में से 9 वोट जो PAGD के कैंडिडेट को हासिल हुए, चाहे चेयरपर्सन हो या वाइस चेयरपर्सन हो, उन्हें वो 9 वोट हासिल हुए। जबकि 4 वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चेयरपर्सन के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया था बारी इंद्राबी के खिलाफ, तो वहाँ पर उन्हें 4 वोट हासिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी की जो वाइस चेयरपर्सन के लिए जो वहाँ पर कैंडिडेट थी, उससे भी 4 वोट हासिल हुए। इसी तरह से गांदरबल में भी इसी तरह का ग्राफ बना और वहाँ पर 9 वोट जो है वो PAGD के कैंडिडेट्स को हासिल हुए हैं, और बाकी जो वोट्स हैं वो नॉन PAGD कैंडिडेट्स को वहाँ पर हासिल हुए हैं। लेकिन फिलहाल आप तक रिएक्शंस पहुँचाना चाहेंगे कि जब ये कैंडिडेट्स जीत के आए तो उसके बाद उनका पहला रिएक्शन क्या रहा है। बारी इंद्राबी के साथ साथ जो नुज़हत जो इशफाक जबार की जो उसकी बीवी है वो भी वहाँ से चुन के आई हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है और वाइस चेयरमैन का क्या रहा है, आइए आप तक पहुँचाते हैं। और आज ये प्रोसेस कल्मिनेट हो गई जिसमें एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मुंतखब हुए। आज ये काउंसिल मुकम्मल हो गई और इंशाल्लाह आज के बाद ये काम शुरू करें। क्या रहेंगे प्रायोरिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, आप लोगों को पता है ये जो ये काउंसिल बनी है पंचायती राज एक्ट के तहत बनी है, और इसका जो प्राइमरी फोकस है वो डेवलपमेंट का है, एंड दैट टू रूरल डेवलपमेंट, दीही तरक्की का मसला है। और दीही तरक्की के हवाले से मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। जो भी कमियाँ रही है पिछली डेवलपमेंट में इन गाँवों या देहातों में, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और हर इलाके को, हर गाँव को, हर एरिया को एक जहाँ ये प्रोसेस अगर किसी भी वजह से ये नहीं बन पाया तो दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वी आर वेरी होपफुल क्योंकि इसी मकसद के लिए ये बना है। तो वी होप ऐसा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि इसकी जो अपनी वो फ्लो ऑफ फंड चैनल है वो एक सेपरेट फंड चैनल है। और देखिए, अगर आप पूरे कश्मीर के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं तो इट विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल टू कमेंट कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल बी डूइंग ए डिसऑनेस्टी इफ आई डोंट अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलवामा राइट फ्रॉम द डे जब इलेक्शन शुरू हो गया। हमने देखा है प्रोसेस शुरू से ही बहुत ही फेयर, बहुत ही क्लियर, और जहां आज का जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है एब्सोल्युटली फेयर, कोई शिकायत किसी को नहीं, एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और जो भी इसके साथ मुंसलिक लोग हैं उनका भी शुक्रिया। वो तो हमें साथ चल के चल रहा है आगे, हमें जो मेरे मेंबर्स हैं वो चलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आज ये हमने उन ताकतों को दिखाया है कि यहाँ पे जमहूरियत है और वो कश्मीरी जो है वो एक हक का वोट डाल रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह रहमान, जिस तरह आज इशफाक साहब और नुज़हत जी ने यहाँ पे एज चेयरपर्सन इलेक्शन जीता है, मैंने वाइस चेयरमैन यहाँ पे इलेक्शन जीता है, हम चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी DDC यहाँ पे मेंबर्स हैं सबको लेके, और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको साथ में लेके चल के हम कश्मीरी और अपने इलाके के लोग जो हैं उनकी तामीर के लिए काम करेंगे।
चले पीएचईडी के हक में आज का रिजल्ट कश्मीर के अंदर जरूर आया है। अभी अनंतनाग के साथ साथ बारामूला का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि वहां पर अभी इंतखाबात नहीं हुए हैं। बारामूला में इंतखाबात 2 दिन पहले हुए थे, लेकिन वो डेफर हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर सियासी उथल पुथल काफ़ी है। इल्ज़ामात और दर्ज इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। पीएचईडी का मानना है, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या उसके साथ साथ कांग्रेस के लीडरान हो, उनका यही मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचईडी को दूर रखने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का फार्मूला अपनाया गया है और उसमें सरकार की जानिब से उन्हें पुष्टपनाही हासिल हुई है। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सनम, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम रिजल्ट देख रहे हैं, चाहे बडगाम का हो या उसके साथ साथ शोपियां का हो, श्रीनगर का हो, या आज पुलवामा और गांदरबल का जो नतीजा सामने आया है, उससे क्या आप अक्स कर सकते हैं? क्योंकि पीएचईडी की जो अहम जमातें हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त के ज़रिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो है अपनी जोली में लिया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए उन्हें अपने साथ मिलाया जा रहा है। इसका असर ग्राउंड पर कितना आपको देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल हिलाल, अगर अब जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला का इल्ज़ाम आया है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है, ये पॉलिटिशियंस का है। सभी पॉलिटिशियंस ने इल्ज़ाम लगाए और किसी हद तक उनमें कहीं कहीं सच्चाई भी दिखाई देती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ बात, और आज की अगर बात करें, आज भी कहीं ना कहीं लगा है कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है, क्योंकि कल शाम को ही गांदरबल हल्का इंतखाब की अगर बात करें तो एक पीडीपी की जो कैंडिडेट थी उसने बाज़ाब्ता तौर पे कल शाम को रिजिग्नेशन दिया। गुपकार अलायंस के टिकट पे वो जीती थी, उसने वहाँ से रिजाइन दिया और आज वो बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे उम्मीदवार बन के आई हुई थी गुपकार अलायंस के अपोजिशन में। और उसके बाद एक और मुद्दा जो है, जो काउंटिंग आज की हुई, काउंटिंग में वहाँ पे अगर हम देखें तो गुपकार अलायंस को कुल मिला के अब तक उनकी 11 सीटें जीती हुई थी। कल एक को जिसने रिज़ाइन कर दिया, अगर उसको छोड़ के देखा जाए तो फिर भी गुपकार अलायंस को आज 10 वोट गांदरबल में मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले 9 वोट। तो साफ जाहिर है एक वोट और भी कहीं न कहीं जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यानी गुपकार अलायंस के खाते से निकल के अपोजिशन में चला गया है। ये वहाँ की बात। और फिर हम देखें, इससे पहले हमने गांदरबल देखा, बडगाम देखा, हमने श्रीनगर देखा, हमने बारामूला में सिचुएशन देखी, हमने कुपवाड़ा में देखी, कुलगाम में, शोपियां में। ये सारी सिचुएशन जब हम देखते हैं तो उनको देखने के बाद इल्ज़ामात की जो कहीं न कहीं तस्दीक भी हो रही है। अगर हम सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे जिन इदारों से बात करते हैं तो कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग कहें या उससे क्या नाम दें, वो किस तरह इस तरह के आसार लोग भी इस चीज़ को बड़ी बारीकबीनी से देख रहे हैं। एक नोशन जो है एक गलत चला जाता है पब्लिक में, क्योंकि कश्मीर पहले ही पॉलिटिकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो काफ़ी हसास है और यहाँ पर लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अब जब लोग मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसके बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने कैंडिडेट्स के तय होते हैं और फिर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए उनके वोट का इस्तेसाल होता है, उनके जज्बात का, एहसासात का इस्तेसाल होता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और लोगों का क्या इस पर व्यू है? क्या लोग समझते हैं कि इससे जो भरोसा है जमहूरियत पर उस पर भी नुकसान आ जाता है? और कुलहम तौर जब हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल्स है जमहूरियत के, ये उनके असूलों के बरक्स है और ये कभी भी किसी स्टेट या किसी मुल्क के हक में नहीं होता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वोट जो होता है ये जज्बात का होता है, किसी न किसी के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और सेंटिमेंट्स में ही वोट डाला जाता है। सबसे बड़ी बात है, चूंकि कश्मीर एक थोड़ा सेंसिटिव इशू है, थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और उस सेंसिटिव इशू में लोग अब की बार हमने देखा कि लोगों ने डेवलपमेंट वगैरह को एक तरफा छोड़ के सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल सियासत खेली और सेंटिमेंटल वोट भी डाले। अगर डेवलपमेंट की बात की जाती तो यहाँ कुछ नक्शा ही और होता, कोई पार्टी और होती, लेकिन जो सेंटिमेंटल कार्ड यहाँ पे खेले गए तो उन्हीं कार्ड के बुनियाद पे यहाँ पे वोट पड़े, सीटें जीती गई। लेकिन अब जब उन सेंटिमेंट्स का उनका चुना हुआ नुमाइंदा कहीं न कहीं उस पे पानी फेर देता है, उसमें ओस डाल देता है, तो उसके साथ ही जो वोटर है, वोटर का जमहूरियत से अगर ना कहें तो सेंटिमेंट्स को जो जक लगती है उसको बरपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर डेमोक्रेसी में ये सेटअप तो चलता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यूजुअली हर जगह पे क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए कायदा होता है, कानून होता है, जिसे हम कहते हैं जो ऑफिशियल विप होती है, और उसमें अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सीट भी जा सकती है। लेकिन इन इंतखाबात में वो चीज़ नहीं देखने को मिली, वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो देखने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा जमहूरियत के लिए नुकसान भी कुछ लोग मानते हैं कि इससे हो ही जाता है। तो क्या सनम ये समझा जा सकता है कि रूम दिया जाता है ऐसी चीज़ों को लेकर, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है और उसके साथ साथ विधानसभा इलेक्शन के लिए है, यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शन के लिए भी है, लेकिन इस जीडीसी इलेक्शन के लिए
उस एंटी डिफेक्शन लॉ को नहीं लगाया गया, तो एक रूम दिया गया है ताकि वाकई जो इस तरह के ख्यालात उभर रहे हैं लोगों में, तो उससे क्या आपको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक रूट्स को ही जो है जख्म पहुंचाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये इल्ज़ाम तो सियासी जमातें लगा रही हैं कि एक स्पेस दी गई यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ ना होने के साथ साथ एक बड़ा स्पेस ये भी दिया गया, एक टाइम फ्रेम बड़ा दिया गया, 1 महीने का टाइम दिया गया चेयरमैन वगैरह चुनने का। और इस टाइम के दौरान, इस वक्फे के दौरान, जो 1 महीने का कम लगभग वक्फा है, इस वक्फे के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के लिए काम किया गया। तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और साफ जाहिर है जब पॉलिटिशियन बात करता है तो उसका असर अगर 100% नहीं तो 50-60% के आसपास ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और जब ग्राउंड पे कोई बात चली जाती है तो फिर वो लंबी बात हो जाती है, फिर नकारा हो जाता है, और नकारे से साफ जाहिर अगर नेगेटिव हो जाए तो उससे नुकसान हो ही जाता है। और इस तरह के जो वाक़ात इस वक्त यहाँ पे देखने को मिले, इससे कहीं न कहीं अवाम में बदजुनी ज़रूर देखने को मिली है। एक अवाम में बाकी सना बदजुनी देखने को मिल रही है। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। सना एजाज जो हमारे सीनियर साथी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर PhD के इंतखाबात के बाद या DDC इंतखाबात के बाद जो कुछ सिनेरियो बन रहा है और लोगों का किस तरह से नज़रिया बन रहा है अब पॉलिटिक्स को लेकर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर और पावर पॉलिटिक्स को लेकर, इस पर भी अब जो नोशन है पब्लिक के अंदर वो चला गया है। लेकिन क्या वाकई अगर आपने जमहूरियत के उसूलों को बचाना होगा, जमहूरियत के इस ढांचे को बचाना होगा, तो उसमें क्या सरकार को अपना रोल निभाने की ज़रूरत नहीं है? और ख़ासतौर पर जो हॉर्स ट्रेडिंग है, अगर सरकार पे या हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे जो हुकूमत की सबसे बड़ी जमात जो है, अगर उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं तो उन्हें भी अपने हवाले से, यहाँ की जमहूरियत को बचाने के हवाले से और जम्मू कश्मीर जैसी सबसे सेंसिटिव इलाके को या UT को बचाने के हवाले से अपने असर रसूख का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। चलो नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर जो DDC इंतखाबात हुए हैं और कुछ लोग जो अब काउंसिल में चेयरपर्सन या नायब चेयरपर्सन के ओहदे पर भी फाइज हुए हैं। बिलाल अहमद जो कि श्रीनगर से नायब चेयरपर्सन है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और नौगाम से इनका ताल्लुक़ है, और आज उनने मीडिया के साथ बात की है और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो किनी है। उनका मानना है कि वो अपने मातहत या अपने इलाके में ख़ास तौर पर इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि कैसे यहाँ पर एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए, हेल्थ सेक्टर पर काम किया जाए, और उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उनको कैसे फ़रोग दिया जाए। बिलाल अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारा पूरा स्ट्रेस जो है डेवलपमेंट पे ही रहेगा। जैसे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हम चाहते हैं कि उनको अपनी JNK में, अपने स्टेट में अच्छे कॉलेज मिले, अच्छे स्कूल्स मिले, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो मेडिकल का मेन जो इशू है मेडिकल का, यहाँ कोई भी बीमार पड़ता है उसको चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता। हम चाहते हैं मेडिकल पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दें, उनको वहाँ जाना ना पड़े। और उनको ज़्यादा जो सफ़र करते हैं लोग, जो मतलब बहुत गरीब लोग हैं कश्मीर से जिनको बाहर जाना पड़ता, उनको ये वो सहूलियतें कश्मीर में ही मिले। मेन फोकस हमें उसी पे रहेगा। और स्पोर्ट्स पे यहाँ का जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है, हम चाहते हैं कि उनको यहीं पे सारी सुविधा मिले स्पोर्ट्स की। और जो उनको टाइम बचता आफ्टर एजुकेशन, वो उधर इधर न जाए, गलत संगत में न पड़े। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ स्पोर्ट्स का ऐसा माहौल बने कि जो टाइम बचेगा उनको एजुकेशन पढ़ाई के बाद वो उनमें बिजी रहे। चलिए नाज़रीन, सियासत के बाद अब जम्मू कश्मीर का ही रुख करते हैं। और साल 2020 के जून महीने में, अगर आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस ने 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। और उस वक्त हेडलाइन यही बनी थी कि इन तीनों नौजवानों से जो पंजाब से कश्मीर की तरफ वेपन स्मगल कर रहे थे, और उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि ये वेपन वो कश्मीर ले जा रहे थे और यहाँ पर वो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। और उनका बड़ा नेटवर्क उस वक्त पंजाब पुलिस ने तश्तज़बाम करने का दावा किया था। और पुलिस ने यह भी कहा था कि उनके कब्जे से कुछ ग्रेनेड और उसके साथ साथ AK-47 राइफल्स, मैगजीन्स और बाकी जो कारतूस है वो भी बरामद किया गया था। और उसमें 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसमें आमिर अहमद वानी, वसीम हुसैन भट्ट और जावेद अहमद जो है, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 2 दिन पहले पंजाब और हरियाणा कोर्ट में इस केस के हवाले से समाअत चली है और वहाँ पर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। लेकिन ज़मानत जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने न्यूज़ में आज कोट किया था, उसके मुताबिक इन तीनों को इस वजह से ज़मानत दी गई है क्योंकि जो पंजाब पुलिस है वो अभी नाकाम हुई है इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस थे वो इकट्ठा करने में, जिसकी वजह से
पंजाब पुलिस की वो डिमांड भी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कोर्ट से कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए और इन्हें जुडिशल रिमांड पर जो है पुलिस को इख्तियार दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी यानी पुलिस की इस दलील को रद्द करते हुए यही कहा कि आपको मुकम्मल 90 दिन का टाइम दिया गया था, यानी 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन पुलिस इस हवाले से उनके खिलाफ मुकम्मल सबूत इकट्ठे करने में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पर हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है उन्होंने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया है। और इस तरह से अब बहुत जल्द ये नौजवान अपने घर भी आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो प्रोसीजर है वो अब कोर्ट ही तय करेगा कि क्या वाकई ये उस मामले में मुलविस थे या नहीं थे, क्योंकि उनके कब्जे से जो पंजाब पुलिस की जानब से जो उस वक्त दावा किया गया था कि बड़ा नेटवर्क जो है वो तश्तज़बाम किया गया है, और साथ ही साथ जो रिकवरीज दिखाई गई है, क्योंकि उस वक्त यही कहा गया था कि एक ट्रक के ज़रिए पंजाब से ये सामान, ये जो हथियार है, ये कश्मीर लाया जा रहा था, कश्मीर के अंदर अनंतनाग लाया जा रहा था, और उस वक्त यही कहा गया था कि एक बड़ी कामयाबी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तस्वुर की जाती है, क्योंकि उनके अज़ाइम शायद ठीक नहीं होते और दहशत गर्दों का नाम भी दिया गया। लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट के ज़ेर गौर है, और अब हाई कोर्ट ही ये तय करेगा कि किस तरह से पुलिस अपने एविडेंस जो है वो कोर्ट में साबित करने में कामयाब होते हैं, और जो मुलजिम हैं ये तीनों नौजवान जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है और स्मगल करने का इल्ज़ाम है, क्या वो इसमें बच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया है, और पंजाब पुलिस की जो डिमांड थी कि उन्हें जुडिशल रिमांड पर फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया जाए, हाई कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को फिलहाल इस बुनियाद पर रद्द किया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं हैं। नाज़रीन, वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड होकरसर में बतौर कैजुअल मुलाजमीन या कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि जहां रेगुलाइजेशन के हवाले से या अपने दस्तावेज़ात जमा करने के हवाले से उन्होंने अपने सेंट्रल ऑफिस में या अपने जो सीनियर्स हैं उनके वहाँ अपने दस्तावेज़ात जो है जमा करवाए, ताहम उनका मानना है कि सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से या परमानेंट करने के हवाले से कुछ ही लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को वहाँ पर लिया गया है, जबकि बाकी मानदा जो लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें दूसरी लिस्ट में जो है सिलेक्ट किया जाएगा या उन्हें परमानेंट किया जाएगा। इन एहतजाजी मुजाहरीन या इन कैजुअल लेबर्स का मानना है कि वो सीनियर्स हैं, जबकि यहाँ पर पिक एंड चूज़ करके जूनियर्स को लिया जाता है। इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो मबसूल कराए, ताकि जिन लोगों को भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है उन्हें इससे दूर रखा जाए। हम लोग कैजुअल लेबरर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वेटलैंड रिजर्व होकरसर और रेंज है हमारा शालेबू गांधरबल। सर, हम लोग 10 सालों से ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अपने परमिट स्टाफ के साथ हर वक्त हम काम कर रहे हैं, दिन रात। जब भी डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत भी पड़ी हमने डिपार्टमेंट के साथ काम किया है, और इसी उम्मीद में कि हमारा भी मुस्तकबिल बनेगा। कभी हमने 2014 में भी हमारा लिस्ट बनाया गया था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें भी हमारा नाम रखा गया था फर्स्ट प्रायोरिटी में, और हम मुसलसल अपने डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, चाहे हमें वेजेस मिले चाहे ना मिले। हमने काम किए इसी उम्मीद पे भी कि हमें भी कभी मुस्तकिल होना है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन कल अचानक एक मीटिंग बुलाई गई रीजनल वार्डन ऑफिस के यहाँ उबराव में, और वहाँ पे कुछ लड़कों को मुंतखब किया गया, पता नहीं किस बुनियाद पे, जबकि हम 19 लड़के काम कर रहे हैं जो 2000 से बहुत पहले से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, और जो उन 19 में जूनियर से उन 6 को लिया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है, जो कि हमें रेंजर साहब ने बताया कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कि हमने कोई वहाँ पे चूज़ किए हैं नाम, ये उधर से ही कोई लिस्ट थी। बस हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे पास 19 लड़के हैं, अब हमें बता रहे हैं कि आपको दूसरे लिस्ट में रखेंगे, जो कि हमारे साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। हम पहले तो रीजनल वार्डन से अपील करना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस पर नज़रसानी करें। हम लोग तो आप तो हमें जानते भी हैं, और ख़ास तौर हम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो यहाँ पे हो रहा है इस पे अपनी निगरानी रखें, क्योंकि हम लोग गरीब है, हमारे पास ना कोई इन्फ्लुएंस है, ना हमारे पास कोई असर रसूख है, हम गरीब घरानों से, और ना ही हमारे पास कोई और ज़रिया है, क्योंकि हम लोग बहुत से काम नहीं करते। हमारा जो सब मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमें इंसाफ किया जाए, हमें इस लिस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी में इंक्लूड किया जाए, जो कि हमारे साथ इंसाफ होगा, वरना हमारे साथ सरासर जुल्म है।
इधर श्रीनगर में आज सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हालांकि सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता एक सर्कुलर निकाला गया है कि अब इन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी खिदमत यहाँ तक ही रखी गई थी। और इस हवाले से उनका मानना है कि कश्मीर के अंदर वो 4,500 के करीब ये इंजीनियर्स हैं। उसके साथ साथ अगर जम्मू का भी जिक्र करेंगे तो वहाँ पर भी 1-2 हज़ार के करीब ये इंजीनियर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जो है मुंसलिक थे और अपनी कमाई कर रहे थे। लेकिन सरकार की जानिब से जब इस स्कीम को बंद ही किया गया तो उसके बाद सरकार ने इनकी ज़रूरत को ही नहीं समझा है। लेकिन आज इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और उन्होंने कहा कि इस स्कीम को मज़ीद जो है आगे चलाया जाए, यानी इसको कंटिन्यू किया जाए ताकि उनका रोज़गार भी बहाल हो जाए और सरकार का काम भी हो जाए। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं किया गया और उनकी नौकरियों को कंटिन्यू नहीं किया गया तो वो सड़कों पर निकलने के लिए एहतजाजी मुजाहरे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2020 8 अगस्त को अचानक से इस स्कीम को 2 लाइन से स्क्रैप किया गया, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट कंसल्टिंग एनी स्टेक होल्डर ऑफ दिस स्कीम। ये हमने उस टाइम उसी वक्त हम सड़कों पे आ गए और आप लोगों ने भी इसको उछाला। हर एक ऑफिसर के पास, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइज़र है, उनके सामने हमने कोशिश की जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट। नाज़रीन, साल 2006 में राजौरी के अंदर मुख्तलिफ क्लास 4 असामियों के लिए कुछ नौजवानों ने, कुछ उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किया था और उसके बाद फॉर्म बनने के बाद साल 2010 में उनका इंटरव्यू लिया गया। हालांकि पहले ही 4 साल के बाद इनका इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद साल 2018 में एक और इंटरव्यू लिया गया। लेकिन सितम ज़रीबी की बात है कि इन क्लास 4 असामियों के लिए जो फॉर्म भी जो वसूल किया गया और उसके बाद इंटरव्यूज़ भी लिए गए, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है या सिलेक्शन लिस्ट है उसे अभी भी मुश्तहर नहीं किया गया। और यही वजह है कि इन उम्मीदवारों ने आज राजौरी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया और सरकार से मुतालबा किया कि इससे पहले जमहूरी हुकूमतें थीं और आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये वक्त पर काम नहीं करते हैं और ये सही काम नहीं करते हैं। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल से गवर्नर राज भी है, लेकिन गवर्नर राज में भी उनकी कहानी कोई नहीं सुनता है, उनकी रुदात कोई नहीं सुनता है। बिलाखिर आज उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आला अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। सर 2006 में एक नोटिफिकेशन हुआ सरकार की तरफ से जिसमें 8 डिपार्टमेंट थे, जिन 8 डिपार्टमेंटों में पोस्टें थी। कुल पोस्टें जो हैं 75 पोस्टें थी सर। उसमें पूरी रियासत में हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, राजौरी में। इसमें सर जब 75 पोस्टों का ऑर्डर हुआ, हमारे साथियों ने, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के निवासियों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2-3 साल जो है इसी तरह निकल के 2009 एंडिंग में और फर्स्ट 10 में जो है हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हुए। उस वक्त की कमेटी तश्कील हुई और बाज़ाब्ता तौर पे इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू कंप्लीट किए गए। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद फिर हम बैठ के इंतज़ार में कि कोई साथी हमारा को बेरोज़गार जो है रोज़गार में आ जाएगा, किसी न किसी की रोज़ी रोटी लग जाएगी। उसके समय 2-3 साल फिर और निकल गए। 2014-15 में जब हमने आके पता किया तो इन्होंने कहा जी वो अनकम्प्लीट थे। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए तो 2017 एंडिंग में एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट देता है कि ये जो लिस्टें आपने अवॉइड की हैं, रखी हैं, इसको कंसीडर करके तो इनका ऑर्डर दिया है, 2 महीने के अंदर ऑर्डर किया जाए साथियों का। 2018 में सब साथियों के दोबारा से इंटरव्यू लिए गए। दोबारा इंटरव्यू लेने के बाद आज तक सर वो लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है। सर 2 बार इंटरव्यू हो चुके हैं। आज भी हम डिप्टी कमिश्नर साहब ले आए हैं, उनके स्वागत के लिए भी गए थे तो हमने डिमांड भी रखी तो उन्होंने कहा, हमने फिर सरकार को लिख दिया हमें इंटरव्यू की इजाज़त दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ का जस्टिस है? सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है और हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो, फिर अनजस्टिस है हमारे साथ के दोबारा इंटरव्यू दे गए बुढ़ापे में जाकर। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं शहर श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स की, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर गौर था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर जितने भी ट्रैफिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स जो है लगाने का प्रोजेक्ट बनाया गया था।
हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया भी गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उनकी जानिब से सही कोऑपरेट न करने की वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रहा और ये इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पाया है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से इस हवाले से एक्टिवेट हो गई है और अब माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर न सिर्फ ये ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएंगे बल्कि कुछ कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे और इन कैमरास के ज़रिए ई चालान जो है वो भी हो सकता है और ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसने की एक कोशिश है। सईद इरफान फाजिल ने इस सारे मामले पर नज़र रखी है और उनका इस मामले पर मज़ीद क्या ऑब्जर्वेशन है, मज़ीद क्या मुशाहिदा है, आइए आपकी नज़र करते हैं। वादी कश्मीर में ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक जैम के मनाजिर लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक साइड से अगर देखा जाए बैंक्स जो है जिस तरीके से वैगन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिनेंस कर रहे हैं कार्स को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि शहर में अब जी हाँ गाड़ियों का जो सिलसिला है ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ट्रैफिक महकमा जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल भी करता है और साथ में जी हाँ ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश करता है, मगर ख़बर अब यह है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर प्लानिंग चली और बाद में वो ट्रैफिक सिग्नल्स कितनी कारामद साबित हुई वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जबकि हम देखते हैं कि आए रोज़ एक जगह पर ट्रैफिक जैम काफ़ी होता है, वहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन भी खड़े होते हैं मगर ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ख़ास तौर पर ट्रैफिक महकमे पर भी सवाल उठते हैं और ट्रैफिक सिस्टम जो लगाया गया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस जानिब अगर बात करें तो जॉइंट कमिश्नर जो कि SMC हैं उनका एक रूट मैप है और एक ऐसी प्लानिंग थी सिग्नल्स को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल्स में इजाफा, और अब इसमें खबर आ रही है कि उन ट्रैफिक सिग्नल्स को सुधारा जाएगा और साथ ही साथ उसमें कैमरास और GPS फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मगर ये सिलसिला साल 2019 में ख़त्म होना था और उसके बाद इसके साथ साथ जी हाँ एक नई चीज़ जो है वो सामने उभर के आनी थी, मगर हमने देखा कि ना ही ये सिस्टम मुकम्मल हुआ और ना ही इसमें कोई चेंज दिखाई दी। अब फिर से ये सवाल आखिरकार खड़े हो रहे हैं कि माजरा क्या था। माजरा कॉन्ट्रैक्टर्स का था और वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको इस चीज़ के लिए हायर किया गया था तो उन्होंने काम छोड़ दिया था अधूरा, जिसकी वजह से ये 2 साल डिले हो गया। अब जबकि मीटिंग के साथ साथ अब यही खबर है कि इस काम को मुकम्मल करना है और 600 के करीब नई स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ GPS सिस्टम और कैमरा लगाए जाएंगे। उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रैफिक को सुधारने के साथ साथ जिस तरीके से फ्रिस्किंग या कह सकते हैं कि सिग्नल तोड़ पर गाड़ी भाग जाती है तो उस पर चालान भी प्रोवाइड किया जाएगा विद फोटोग्राफ, और सबसे बड़ी बात खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो उस इंसान को रेक्टिफाई करने में वो कैमराज और वो GPS सिस्टम जो है वो काम आ सकता है। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।